तो कैसे हो। आज हम कक्षा 7 का पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 7 का हिंदी क्षितिज वसंत का पाठ है, तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ तो पढ़ा चुकी हूँ मैं। इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हिमालय की बेटियाँ, प्रश्न आंसर हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखना चाहते हैं, यानी किन देखते हैं। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है और नदियाँ जल से माँ की तरह पालन पोषण करती है हमारा, ठीक है। और हमारे खेतों को सींचती है, लेकिन नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी, बहन के रूपों में देखते हैं। नागार्जुन किसके रूप में देखते हैं? बेटी, प्रेयसी और बहन, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां हैं, महानदी है, बड़ी नदी है, हिमालय की ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में भी नदी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ऐसी नदियाँ दयालु हिमालय की पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है, सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा? नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन की कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। इनका जल भूमि ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। भूमि की ऊर्जा शक्ति बढ़ाने में इनका विशेष भूमिका है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय है, पवित्र है, कल्याणकारी है। मानव जो नदियों को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण है उसी प्रकार करती है जैसे नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है, ठीक है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ की विशेषता के कारण उन्हें लोक माता कहा। नदियों में माँ की विशेषताएं आती है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की एकठेलियाँ करती हुई, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केला भरे जैसे जंगलों की प्रशंसा की है। आगे वाला पांचवा, यह लेख 1947 में लिखा गया। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो 1947 के बाद तो बहुत सारे बदलाव आ गए। तो अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है ये, और मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान भी मिट जाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियों ज्वलंत इनका उदाहरण है। आगे, हमारे संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा। तो हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास को हिमालय को देवात्मा कहा। हिमालय भगवान शिव का वास स्थान से हिमालय पर्वत यानी कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास भी है। अब भाषा की बात से देखो कि अपनी बात कहते हुए लेखक ने अपनी समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना में अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण है कि सम्राट महिला की भ्रांति वे प्रतीत होती है। माँ और दादी, मौसी व मामी की गोद की तरह उनकी धाराएं में डुबकियां लगाया करता है। तो देखो
इससे ऐसी 5 तुलनात्मक प्रयोग लेकर कक्षा में सुनाऊं, है ना। ऐसी सुंदर ये 5 पंक्तियां बनाई हुई है, आप देख लेना। और निर्जीव वस्तुओं को मान्यता संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मान्य जीवित उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। तो आप देखो कि काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो नदियाँ सम्राट महिला की मानती है, तो नदियाँ एक निर्जीव प्राणी है और उसे महिला की भांति प्रतीत होती है, तो ये उपमा दी है। जितना हिमालय की गोद में बच्चियाँ, ये बच्चियाँ नदियाँ ही हैं। हिमालय ससुर समुद्र, ये हिमालय और समुद्र को दामाद का, ये भी तो सजीव को निर्जीव को सजीव का है। बूढ़ा हिमालय इन बेटियों, यानी पुराना हिमालय बेटियों ने नदियों, तो इस तरह से यहाँ तुलना की है। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान, तो आप देखो ये मिलान आप कर सकते हो, नीचे ये मिलान किया हुआ है, देख लेना आप। और इसी तरह द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में किसका लोप होता है? और शब्द का लोप होता है, ध्यान रखना। जैसे राजा रानी, यानी राजा और रानी, इस तरह से हम कहेंगे। तो यहाँ शब्द को शैली से कुछ शब्द लिखने हैं, छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी और माँ बाप, है ना। इस तरह से ये लिखा गया है। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। तो प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे देखो नव का लिखेंगे वन, जातिवाचक संज्ञा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो व्याकरण का, कि नव का उल्टा लिखेंगे तो वन हो जाएगा, और वन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। राम का उल्टा लिखेंगे तो मरा हो जाएगा, मरा क्या है? भाववाचक। राही का उल्टा लिखेंगे तो हीरा हो जाएगा, हीरा क्या है? द्रव्यवाचक। और धारा का लिखेंगे तो राधा हो जाएगा, राधा क्या है? व्यक्तिवाचक। और नामी का लिखेंगे तो मीना बन जाएगा, मीना भी क्या है? व्यक्तिवाचक। इस तरह से ये शब्द बने हैं, ठीक है। तो समय के साथ भाषा बदलती है और शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती नदी है, इसलिए शब्दों से ढूंढ कर लिखना। तो सतलुज, रोपड़, विपाशा, झेलम, चिनाब और अजमेर, बनारस, वित्ता, रूपपुर, सतद्रुम, वाराणसी, अजमेर, इनके नाम आपको बदल के लिखने हैं। तो ये देखो नीचे लिखे हुए हैं, सतलुज का सतद्रुम है, झेलम का वितिस्ता, रोपड़ का रूपपुर, अजमेर का अजमेरू, बनारस का वाराणसी और विपाशा का चिनाब। इस तरह से इनके रूप यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर लेना। यहाँ ये नदी के प्रयोग वाले वाक्य हैं, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो मैंने सारे जितने भी प्रश्न क्वेश्चन बने हैं इनसे तो सबके उत्तर दिए हैं, ठीक है। आप याद कर लेना इस पाठ को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।